नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नारा को लेकर। आखिर क्या वजह बनी कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाने से पहले मेक इन इंडिया का नारा दिया? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी भारत में एक व्यापारियों के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, या ये वही संदेश अमेरिकन व्यापारियों को देना चाहते हैं कि चलो हमारे यहाँ चलिए? हम पूरे मसले पर बातचीत करेंगे आज और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूँ। शोभा विजेंद्र, ये हमारे बीजेपी के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देवेंद्र शास्त्री जी प्रसिद्ध विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। अर्चना गरोदिया जी केबीसी की विजेता रही हैं और फिक्की से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी काम बिजनेस कम्युनिटी के लिए कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले शोभा जी, मेक इन इंडिया का नारा अचानक अमेरिका जाने से पहले क्यों? क्या वाकई में हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण का एक दौर जो नरसिम्हा राव की सरकार ने जिस समय चलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसको आगे बढ़ाया, क्या हमारे देश में अब तक व्यापारियों के लिए उचित माहौल नहीं बन पाया था? क्योंकि आज जब विज्ञान भवन में सब लोग बोल रहे थे और हर व्यापारियों की एक ही शिकायत थी कि हम लोग चाहते थे कि यहाँ से कहीं और चले जाए। क्या वो माहौल का सही में अभाव था और मोदी माहौल बनाना चाहते हैं? देखिए, जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है और मोदी जी भी सत्ता के अंदर आए हैं, उन्होंने जनता को एक ही संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से भारत को उन्नत देशों की श्रृंखला के अंदर लेके आना। और पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस प्रकार से चीन का हमारे देश के अंदर बहुत सारा सामान घर घर के अंदर पहुंचने लगा है और हमारा बहुत सारा पैसा बाहर जाने लगा है, अपने व्यापारी हमारे देश में काम करने से कतराने लगे हैं। एनआरआई बहुत बातें करते हैं, देश से बहुत प्रेम करते हैं, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जो विदेश भी हैं वो भी आज भारत के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपना पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन संकट एक बहुत विकट है कि यहाँ की परिस्थितियाँ उस तरीके की नहीं है, खासकर ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा है कि आम आदमी यहाँ पर व्यापार करने से, व्यापार की बात सोचने से भी घबराता है। और जिस मुहिम को हमारे प्रधानमंत्री आगे ले जाना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि भारत को मेड इन इंडिया इस तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जाए और आने वाले समय के अंदर चीन से भी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरे। इसलिए ये जो यात्रा है, इंडो अमेरिका की ये जो यात्रा है, इसको पूरे विश्व के अंदर बहुत उम्मीदों से, बहुत आशाओं से देखा जा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको वीज़ा देने से अमेरिकी सरकार ने मना कर दिया था, आज वही सरकार है जो दोनों हाथों से उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है, क्योंकि वो भी जानती है कि ये एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने वाला देश है। और ये व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में आया है, इसके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, श्रद्धा है, विश है, विल है, और बहुत ही, जिसे मैं कहूँगी कि हर तरीके से तैयार वो व्यक्ति हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि जो ये 5 दिन की जो यात्रा है, इसमें एक बहुत सटीक संदेश कि हम अब अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर अपनी बातों का अपने व्यापारियों के लिए और विदेशी निवेश को बहुत बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल के रूप में, टेक्नोलॉजी में, इन सब चीज़ों के अंदर विदेशी पैसा यहाँ पर आए। और जो हमारी 25 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर हम विश्व के अंदर अग्रणी हो सकते हैं, विश्व में नंबर 1 हो सकते हैं, उनका संदेश लेकर वो उन्होंने यही चीज़ को मैं देवेंद्र जी समझना चाहूँगा। क्या ये जो 100 से ज़्यादा दिनों की जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, क्या उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं जो हार्डेस्ट रिफॉर्म के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टेप, जब जो व्यापारियों को आकर्षित कर सके? आज उन्होंने एक व्यापारियों का सम्मेलन बुलाया था और सारे बिजनेसमैन का कहना था कि हमें जीएसटी में छूट दीजिए, तो किन्हीं का कुछ था, किन्हीं कुछ। तो क्या उस तरह के स्टेप अब तक उठाए गए हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो पहला एजेंडा अपना बताया वो डेवलपमेंट ही था। और डेवलपमेंट, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए यहाँ रोज़गार के अवसर नहीं बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका की यात्रा, मुझे लग रहा है कि हमारे डोमेस्टिक रिफॉर्म्स इंडस्ट्री और ट्रेड में करने से पहले आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने एक ये जो नारा मेक इन इंडिया,
ये इन्होंने अमेरिका को टारगेट करके दिया है, क्योंकि मोदी जी अपने पिछले कार्यकालों में गुजरात में जब काम किया उन्होंने, तो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो उन्होंने उपाय किए थे वो काफ़ी बड़े थे और काफ़ी सीरियस थे। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी उसी एजेंडे पे अमेरिका में भी काम कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया का नारा वो इसीलिए दे रहे हैं कि अमेरिका में जो अमेरिकन बिजनेसमैन है उनका आप पूरा एजेंडा देख लीजिए। अमेरिका में वो टॉप सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ के बड़े जो वर्ल्ड के जो नामी जो कंपनियों के मालिक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो जो इंडियन ओरिजिन के वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। उनका ये जो सारा एजेंडा ये इंडिकेट करता है कि वो हिंदुस्तान में को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के टारगेट पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने अभी अमेरिका जाने से पहले ये नारा और आज जो ये कैंपेन की लॉन्चिंग जो है ये की है। अर्चना जी, क्या हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है? जिस तरह से आज मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई, आपने देखा कि शेर का और उसमें सारे पार्ट पुर्जे लगाए गए और पहला पंजा दिखाया गया कि फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइन। क्या हिंदुस्तान तैयार है या बिजनेसमैन भरोसा करते हैं भारत के माहौल पे? हिस्टोरिकली आप देखें तो इंडिया हमेशा मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का हब रहा है। हमारे सारे एक्सपोर्ट्स, अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारे सारे एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के होते थे, ना कि रॉ मटेरियल्स के। और हमेशा ये रहा है कि हमारी जनता की जो बोलते हैं नेचुरल जीनियस, उनकी जो काम करने की क्षमता, उनका जो टैलेंट, उनकी जो क्रिएटिविटी, वही हमेशा भारत को, उसी ने हमेशा भारत का एक्सपोर्ट किया है। भारत की प्रगति उसके बेसिस पे हुई है। तो ये जो नेचुरल टैलेंट है ये मौके की खोज में भटक रही है। और हमारी अगर आप ग्रोथ देखें, ट्रेडिशनली इंडिया की जो ग्रोथ है इसको लॉपसाइडेड ग्रोथ कहते हैं। बिकॉज जब कोई भी दूसरी कंट्री डेवलप करती है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग पहले डेवलप होती है और फिर सर्विसेज। इंडिया में बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस स्टेज पे कम से कम 25% आपका मैन्युफैक्चरिंग से आउटपुट आना चाहिए। इंडिया में सिर्फ 15 आता है। एक हमारी इंडस्ट्री दूसरे देशों के मुकाबले भी काफ़ी कम डेवलप हुई है। तो स्कोप तो पूरा है ही, एक्सपोर्ट का भी स्कोप है, मार्केट का भी स्कोप है। एक कोई भी निवेश करता है तो वो क्यों निवेश करता है किसी जगह में? अगर अमेरिकन आदमी को बनाना है तो अमेरिका में क्यों नहीं बना रहा है? वो इंडिया में या चाइना में या वियतनाम में क्यों बना रहा है? उसको क्या आकर्षण है? प्रथम आकर्षण तो लेबर कॉस्ट होता है। दूसरा है कि आप उस रीजन के लिए बना रहे हैं, वहाँ मार्केट है, तो आपकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टेस्ट वेस्ट उसके हिसाब से बन जाता है। और तीसरा आपके काम करने की आसानी है। जो एक्सपोर्ट के लिए बनाते हैं उनमें लोकेशन का उतना नहीं रहता है, पर लेबर कॉस्ट और अदर यूटिलिटी कॉस्ट है। तो आज के दिन इंडिया में औसतन आपको मिनिमम वेजेस वगैरह करके 7-8-9 हज़ार में आपको अच्छा इंडस्ट्रियल स्किल्ड वर्कर आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। चाइना में आज के दिन बीजिंग में मिनिमम वेजेस 15 से 20-15 हज़ार है और औसतन उनको आप समझ लीजिए 20 हज़ार रुपये, 20 से 30 हज़ार एक वर्कर की सैलरी होती है। तो अगर कोई बाकी चीज़ें बराबर हों तो वो इंडिया में ही लोकेट करेगा, उसको लेबर कॉस्ट आधी पड़ती है। अगर लेबर इक्वली प्रोडक्टिव हो, अगर उसको बिजली मिले, अगर उसको ये ना हो कि भी आज ट्रक नहीं निकाल सकते, अवसर नहीं है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, या सड़क नहीं है, तो हमारे पास ठोस कारण बहुत है कि कोई भी आदमी इधर क्यों बनाए। लोग हैं और आपकी रॉ मटेरियल्स कई सारे हैं, पर जो वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्चना जी, एक चीज़ और हाँ। कि हम पॉलिसी बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्री लगाएंगे, आप जो कामकाज करेंगे वो राज्य सरकार के एक दायरे में काम करेंगे। हाँ। तो जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर, कि आप केंद्र कोई नीति देगा और अगर राज्य सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री वो यहाँ रेट टिपिज्म यहाँ हटा लीजिए और वहाँ अगर है तो वह व्यापारी कैसे चल पाएगा? भाई मैं यूपी में काम करती हूँ तो दिक्कतें तो बहुत आती हैं। दिल्ली गवर्नमेंट इज स्मूदर देन जो भी दोनों जगह मैं काम करती हूँ। तो
ये तो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा कि इंडिया बहुत बड़ा है, जिन सरकारों पे आपका कंट्रोल है वहाँ पे आपकी रेड टेपिज्म हट जाएगी, जहाँ पे कंट्रोल नहीं है वहाँ पे फिर बार्गेनिंग होगी, धरने होंगे, जो भी है। पर एक ओवरऑल एक सेंट्रल पॉलिसी की बात है। और दूसरा क्या है, कई बार पॉलिसी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, कि भाई जो चीज़ 2 दिन में होनी चाहिए वो 30 दिन में हो रही है, या 50 दिन में हो रही है, या 100 दिन में हो रही है। तो हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, और कोई बाहर से आता है तो उसको उतनी आदत नहीं पड़ती। देखिए राजेश जी, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के अब चूँकि ये सिलसिला जो अमेरिका आज मैं थोड़ा सा उन्होंने आज एक अलग परिभाषा भी दिया है, और एफडीआई को उन्होंने कहा फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया, पहले इंडिया का डेवलप करो उसके बाद एफडीआई। लेकिन फर्स्ट डेवलप इंडिया के में जो प्रॉब्लम है, आप रिसेंटली देखिए वोडाफोन के जो इंडियन सीईओ थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुस्तान में काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। रेड टेपिज्म के तरफ इशारा था उनका। इसी तरह से जापान के होंडा के अधिकारी ने भी इसी तरह की बात की है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मेक इन इंडिया का कैंपेन तो हमने चालू कर लिया है, लेकिन जो रेड टेपिज्म का सिलसिला है वो अभी तक उसको कर्व करने के लिए हमने कोई कदम अभी तक उठाए नहीं मोदी जी ने। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, रिफॉर्म्स की बात की है, बहुत सारे फालतू के कानून ख़त्म करने की बात की है, लेकिन जैसे जीएसटी का मसला है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूँ कि एक बिज़नेस करने के लिए यूपी में नोएडा में बिज़नेस करने के लिए एक सज्जन गए, तो फूड इंडस्ट्री वो लगाना चाहते थे। तो उनको पता चला कि अगर वो सेल्स टैक्स की चोरी नहीं करेंगे तो वो बिज़नेस में कुछ कमा नहीं पाएंगे, बस सेल्स टैक्स की चोरी करनी है और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके करनी है, ये तय है। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। तो इस तरह के सिस्टम में मुझे बताइए कि कैसे काम हो सकता है। सुभाष जी, एक बड़ा सवाल आपसे भी है कि आप बातें है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा अब होगी जब वो अमेरिकी यात्रा दौरा से लौटेंगे, तो किस तरह से रिफॉर्म करते हैं, और खासकर अपने जो सिस्टर विंग है उनके, क्योंकि आपने देखा कि एफडीआई इंश्योरेंस वाले में आपके हैं बीएमएस वालों लोगों ने विरोध किया था, तो उसको आप कैसे, कल को रेलवे का अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो आप ही के बीएमएस विरोध कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखें? देखिए मैं अर्चना जी की बात से शुरू करती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, 60 साल के अंदर हमारी लोक साइडेड डेवलपमेंट हुई, और हम सबको इस बात को समझना चाहिए, चेतना चाहिए कि जो हमारी ओवरऑल कंडीशंस हैं वो अभी इस तरीके से फर्टाइल नहीं है, इस तरीके से उपजाऊ नहीं है। जिस तरीके के विकास की बात है, या जिस तरीके के हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरीके के कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन 60 वर्षों का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि जब कोई ठान लेता है, जब विश की और विल की बात होती है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी आए हैं 16 मई के बाद, और वो लगातार एक बहुत ज़बरदस्त विश और विल इस बात को लेकर दिखा रहे हैं कि व्यापारियों के लिए, चाहे वो विदेश के हों चाहे वो देश के हों, उन्होंने गुजरात में ऐसा करके दिखाया है। उनके पास एक गुजरात मॉडल है, और ये गुजरात का मॉडल जो है हमारी जीत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंदर एक बहुत बड़ा सबूत